दोबारा वापस आगे चीजों को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमने एक चीज जो लास्ट अभी हमने जो चीज देखी है, जो चीज अंडरस्टैंड की, वो ये थी हमारे पास कि हमारे लिए जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में या किसी भी मार्केट में एक साथ एंटर होना जो है या एज अ यूनिक एंटिटी जो है वो एंटर होना मुश्किल काम होता है। तो व्हाट वी डू इज दैट वी क्रिएट एफिलिएशन या हम उसको अलायंसेस कहते हैं, और अलायंसेस के साथ जो है वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं। competitive strategies for global business operations such as positioning strategies। इसके बाद येट अगेन ये मार्केट के अंदर जो है जो आपकी मार्केटिंग के एरियाज हैं, जो मार्केटिंग की आपकी फिलोसफीज है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लाइक उसके अंदर एक आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी होती है कि व्हाट विल बी योर पोजीशन व्हेन इट कम्स टू मार्केट, क्या मार्केट में किस पोजीशन के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहे होंगे, वो आपके पास इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन में प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज अलग होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग होती है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज अलग होती है, फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज अलग होती है। इन शॉर्ट ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेटेजीज की टाइप होती है जो कि हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। और ये सारी की सारी टाइप जो हमारे पास यूज हो रही होती है ये वन वे और अनदर जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या ग्लोबल प्रैक्टिसेस के अंदर जो है या उनके साथ जो है वो अलाइन होके यूज हो रही होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपके ग्लोबल रिस्क ऑपरेशंस को भी देख रहा होता है कि ग्लोबली आपके जो रिस्क है, ग्लोबली आपका जो ऑपरेशनल रिस्क है वो किस तरीके से जो चल रहा होता है, ये उसको भी जो है वो अंडरस्टैंड करके उसको भी हम जो है वो समझ के जो है वो देख रहे होते हैं। क्योंकि रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट फैक्टर कि जो कि हम जो है वो देख रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो कितना ज्यादा किसी प्रोडक्ट या किसी काम में रिस्क है, कि हम किस मार्केट को लेने के लिए जा रहे हैं, जिस मार्केट में हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वेदर उस मार्केट में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जो जॉइंट वेंचर हम करने के लिए जा रहे हैं वो जॉइंट वेंचर कोलैबोरेटिव होगा भी या नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है ऑपरेशनल रिस्क की जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल जो आपके पास कंट्रोल है वो आपका जो है वो मैटर कर रहा होता है कि जी आपका ग्लोबल कंट्रोल जो है वो किस तरीके से चल रहा है, या ग्लोबल कंट्रोल से आपका क्या, ग्लोबल कंट्रोल आपका जो है वो किस तरीके से जो है वो चल रहा है, कि ग्लोबल कंट्रोल के अंदर या ग्लोबली जो है वो कंट्रोलिंग के अंदर जो है वो क्या क्या डेफिनेशन या किस किस तरीके से चीजें जो है वो अंडरस्टैंड की जा रही होती है, वो भी हम इसमें जो है वो देख रहे होते हैं। इसके बाद हम आगे जो देखते हैं, आगे जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो ये है कि हमारे पास जो ग्लोबल इंटरेस्ट यानी दुनिया के अंदर ट्रेंड किस तरीके से चल रहे हैं, या दुनिया के अंदर क्या कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी चल रही है, दुनिया के अंदर क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सी चीज जो है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या कंट्रोल मेजर्स चल रहे हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। जस्ट 1 मिनट मैं आप लोगों की पहली क्लास का जो लेक्चर है वो अपने पास सेव कर लूं ताकि ये वीडियो भी मैं आपके साथ जो है वो टाइमली शेयर कर दूं, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। जस्ट 1 मिनट मैं इसको अपने पास एडजस्ट कर लूं। ओके जी, डन, ठीक है। गेटिंग बैक टू दिस थिंग, मतलब हम अपनी चीज के ऊपर वापस आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर और हम उसको देखते हैं कि हम क्या देख रहे थे। तो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि besides the competitive strategies, international business strategies are part and parcel of global strategy and constitute the framework. Means कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, या दिस यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि सिर्फ ग्लोबल स्ट्रेटजीज के साथ साथ जो आपकी इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजीज है, मतलब कम्पीट तो आपको करना ही करना है, लड़ना तो आपको है ही है, लेकिन लड़ने के साथ साथ जो आपकी इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजीज है, इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजीज कह लो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड बिजनेस स्ट्रेटजीज, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट ये जो इंटरनेशनल अक्रॉस द ग्लोब जो एक्सेप्टेड बिजनेस प्रैक्टिस है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल इन ऑर्डर टू क्रिएट या इन ऑर्डर टू सर्वाइव विद इन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक बिजनेस। आपका इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक बिजनेस क्या क्या होते हैं? International business is the study of transactions, means दोनों trading and investment taking place across national border. Whenever you trade, that means you give and take, or invest, that means you place with them. Whenever you do trade or investment across the national border या across your country premises, that is termed as international business. मतलब हर वो business
जिसमें या तो आइदर लेन देन, मतलब क्या लेना या देना, या आपका इन्वेस्ट करना, मतलब पैसा डाल के कहीं से रिटर्न लेना। जब कभी भी ये सारी की सारी चीजें अक्रॉस द बॉर्डर होंगी, दैट मीन्स नेशनल बॉर्डर की प्रेमिसेस से बाहर होंगी, इट इज टर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, वो हमने वहां से चीज देख ली। International trade is a part concerned with export of goods, service or sale of goods and services across national borders, while international investment, so-called FDI, foreign direct investment, is part and concerned with investment across national border. Means हमने मजीद फर्दर आगे जो है वो आपके इंटरनेशनल ट्रेड और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसको मजीद फर्दर आगे एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड से मुराद क्लियरली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, और ये एक्सपोर्ट ये सेल होगी, ये होगी आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि आपकी जो प्रेमिसेस है या आपकी जो लैंड है उससे बाहर। एक बात। दूसरी बात है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफडीआई, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो कि आप अपनी कंट्री या अपने मुल्क से बाहर करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज यूजुअली एन इनिशियल स्टेप फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट मींस इंटरनेशनल बार्गेन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंटरनेशनल बिजनेस का पहला स्टेज होता है। ठीक है, इसके बाद डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस क्या है। मतलब हमने यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को देख लिया। अब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस इज अ बिजनेस इन द होम कंट्री while IB is in other countries। मतलब कि डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब ये है कि वो बिजनेस जो जहां से जो ओरिजिनेट हुआ है, जिस जगह से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसी कंट्री के अंदर उस बिजनेस का होना। मींस अगर कोई बिजनेस पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ है और वो पाकिस्तान के अंदर ही एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है वो डोमेस्टिक बिजनेस है। A firm that is engaged purely in domestic business deal with one country only, that is home country। means कि जो होम कंट्री है, जिस कंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सिर्फ वहीं के एरिया के साथ या प्योरली उसी बिजनेस एंगेजमेंट के साथ उसी जगह के अंदर जो वो बिजनेस डील कर रहा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस इन्वॉल्व्स अ फैमिलियर बिजनेस एनवायरनमेंट। फैमिलियर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो आपका डोमेस्टिक का बिजनेस है, ये जो आपका घरेलू बिजनेस है, ये जो आपका उसी लैंड के ऊपर जो बिजनेस है, वो आपका नॉर्मली कहा जाता है कि फैमिलियर बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ होता है। फैमिलियर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपके तमाम के तमाम जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो फैमिलियर होता है। दैट मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री लगा रहे हो, ये पाकिस्तान भी बहुत बड़ा है बल्कि, लाइक अगर आप सिर्फ कराची के अंदर एक इंडस्ट्री लगा रहे हो तो यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि कराची के किस एरिया में किस तरह की इंडस्ट्री है, किस तरह का सेटअप जो है लगाया जा सकता है, जो कि आपको फेवर कर सकता है, जो कि आपको सूट कर सकता है। ठीक है, तो मैनर इन विच बिजनेस इज बीइंग डन is approached and managed in foreign market is different from that of domestic market। ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से आप बिजनेस डील कर रहे होते हो, जिस तरीके से आप बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आप बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हो, वो डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू लोकल एनवायरनमेंट, और वो डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। क्योंकि लोकल एनवायरनमेंट के अंदर शायद आप कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दो, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट you cannot compensate, you cannot compromise on the concept of quality। डिफरेंसेस क्यों हैं? डिफरेंसेस आपके पास जिन जिन रीजंस की वजह से आपके इंटरनेशनल और लोकल एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है, जो आपके इंटरनल कंट्री के अंदर होते हैं, दैट मींस विद इन द कंट्री होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं इन कंपैरेटिव टू व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। लाइक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जो बिजनेस डायनामिक्स होते हैं या एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कंपैरेटिव आपके लोकल या अपने कंट्री के। Therefore, environmental demands on firm business practice and strategy in foreign market is likely to be different from demand of domestic market। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी जो वेरिएशन आती है वो आपके पास वेरिएशन आती है आपके पास डिमांड के ऊपर। कि जब आप डिमांड की बात करते हैं तो चूंकि आपके एनवायरमेंटल डिमांड जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो फॉरेन मार्केट में लाइकलीहुड है कि डिफरेंट होगी। लाइक जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हमारी बेसिक डिमांड्स हैं, बट अगर हम यूरोप के अंदर जाके बात करें या यूरोपियन कंट्रीज में बात करें या डेवलप कंट्रीज के लिहाज से बात करें तो उनकी डिमांड कुछ और होगी, उनकी डिमांड हमारी डिमांड से डिफरेंट होगी। लाइक पाकिस्तान के अंदर सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है तो पाकिस्तान में चॉकलेट की डिमांड कुछ और होगी,
लेकिन वो कंट्रीज लाइक रशिया हो गया, सर्बिया हो गया, जहाँ पे कंटिन्यूसली सर्दी रहती है, कंटिन्यूसली ठंड रहती है या कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही होती है, तो वहां पे आपकी जो डोमेस्टिक चॉकलेट की डिमांड होगी वो कुछ और होगी। सेकेंड, नंबर ऑफ मार्केट्स आपकी डिफरेंट होती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में वो बिजनेस एक्टिविटीज जो है आपके पास एक से ज्यादा कंट्री के अंदर जो है वो चल रही होती हैं, इसलिए आपको डोमेस्टिक के लिहाज से इंटरनेशनल प्रेमिसेस में या इंटरनेशनल मार्केट में चीजों को फोकस करना जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। लाइक डोमेस्टिक मार्केट में तो आपकी सिर्फ एक ही मार्केट चल रही होती है, एक जैसी मार्केट चल रही होती है और एक ही मार्केट चल रही होती है। लेकिन इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ एक जैसी मार्केट होती है बल्कि न सिर्फ मार्केट डिफरेंट होती है, बल्कि जो एरियाज होते हैं या जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं वो भी डेफिनेटली जो है वो चल रहे होते हैं। तो इसलिए वहां पे देयर आर वेराइटी ऑफ नंबर ऑफ मार्केट्स दैट आर टू बी dealt with whenever we are talking about international market. Implication of these factors in international and global market is quite challenging, if not more delicate, must be done in more careful and tact way. Means कि जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ मार्केट्स है चूंकि वो ज्यादा होती हैं, इसलिए यू नीड to be very much clear, you need to be very much concerned about the challenges that is being faced, क्योंकि न सिर्फ आपके challenges ज्यादा होते हैं बल्कि challenges ज्यादा होने के साथ वो delicate भी होते हैं। delicate होने का मतलब ये है कि वो sophisticated भी होते हैं। अगर if not handled properly, this may lead to something that is called disastrous। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में भी वही बात कही थी, मैं भी दोबारा वही बात कहूंगा कि आपके पास जो इंटरनेशनल बिजनेस का या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरीली आपको कहता है सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट, एक्सपेंशन, एक्सेलिंग, ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर सर्वाइवल। क्योंकि अगर आपके सर्वाइवल के ऊपर कंसर्न आ गया तो इवन आपका गुड प्रॉफिट भी आपको सर्वाइवेबिलिटी के ऑप्शंस या सर्वाइव करने की कैलकुलेशन या सर्वाइव करने की श्योरिटी नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस की कि व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? आप इसको 1 मिनट पढ़ो, रिव्यू करो, फिर हम इसको इंडिविजुअल ईच वाइज पॉइंट को जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ओके जी, हम इसको जब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमारे पास क्या चीज है। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट मेयर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस डज नॉट अमाउंट टू ग्लोबलाइजेशन। जो सबसे पहला पॉइंट, ये जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो हमें दिया है, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो हमें दी है वो ये है कि सबसे पहले तो दुनिया के अंदर इस चीज के ऊपर आर्ग्यू किया जाता है कि अगर कोई बिजनेस, अगर कोई फर्म, अगर कोई इंडस्ट्री आपके अपने कंट्री से बाहर किसी दूसरे कंट्री के अंदर यानी एक या दो कंट्री के अंदर अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस शो कर चुकी है, तो इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि वो कंपनी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लाई कर रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। इफ अ फर्म, अगर एक फर्म जो है वो एक से ज्यादा कंट्रीज लाइक 2 कंट्रीज या 3 कंट्री या मैक्सिमम 4 कंट्रीज के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रही है, मीन्स कि उसके ऑफिसेज वहां मौजूद हैं, उसके प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ मौजूद है, उसकी तमाम के तमाम स्पेशलाइजेशन वहां मौजूद है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस वहां है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लाई कर रही है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो ग्लोबलाइजेशन को या ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लाई कर रही है। Two perspectives regarding what globalization means have been proposed. While one is perceptual in nature, the other refers to the way in which firm has internationalized its business. अब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को एडवोकेट करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला पर्सपेक्टिव या पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास परसेप्चुअल इन नेचर है, दैट मीन्स परसेप्शन के लिहाज से है। परसेप्शन के लिहाज से मतलब ये कहते हैं हमारे पास कि हम सोचते किस तरीके से या हम किस तरीके से उसको प्रज्यूम करते हैं, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है या दूसरा जो एरिया है
वो आपके पास कहलाता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस या इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर। मींस एक ये कहता है कि हम किस चीज को परसीव करते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आएगी, परसीव के बैलेंस के ऊपर। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, किस बिजनेस को हम इंटरनेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे, लाइक किस बिजनेस को हम इंटरनेशनल बिजनेस क्लियर करेंगे। इसकी बेसिस के ऊपर हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि whether a business is globalized or not. A global firm which does not behave as one is of no consequence in globalization. मीन अगर एक फर्म ग्लोबल है, मतलब अगर एक फर्म ग्लोबली एग्जिस्ट करती है लेकिन वो ऑपरेट ग्लोबली नहीं करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में फॉल नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें एक और चीज पता चली और वो ये कि एक फर्म का सिर्फ ग्लोबली एग्जिस्ट होना काफी नहीं है, एक फर्म के ग्लोबली सिर्फ ऑफिसेस का मौजूद होना काफी नहीं है, बल्कि in addition to it, it needs to operate within that environment as well. Just 1 minute. ओके जी, सॉरी, मैं असल में साथ साथ एक चीज और भी लेके चल रहा हूँ तो इसलिए ओके। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज और मजीद क्लियर हो गई। ओके, अब मजीद फर्दर आगे इसको हम लेके चलते हैं और हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये चीज देख ली कि हमारे पास किसी भी को भी ग्लोबलाइजेशन को या किसी को भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर्म करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें आइदर उसको परसेप्शन के लिहाज से लेके चलना होता है, लाइक ग्लोबलाइजेशन को एक पर्सपेक्टिव उसका जो है परसेप्शन होता है, दूसरा पर्सपेक्टिव उसका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस होता है। लेकिन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें एक और चीज समझने की जरूरत है और वो ये है कि एक फर्म जिसकी एक से ज्यादा एग्जिस्टेंस मौजूद है बट वो वहां पे ऑपरेट नहीं कर रही है तो वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगी। परसेप्चुअली व्हाट रियली मैटर्स इन ग्लोबलाइजेशन आर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। यानी कि परसेप्चुअली अगर हम किसी को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी परसेप्चुअली तो ये बताएं कि क्या वो फर्म वहां पे ऑपरेट कर रही है, क्या वो फर्म वहां पे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। इफ यस, तो परसेप्चुअली it may be termed as globalized, yeah, it may be termed as globalization के concept है। A firm may not be globalized in the way it has internationalized its business, but if its activities are characteristic of global business, then the firm could be regarded as global. Yet again, कि अगर वो किसी जगह पे एग्जिस्ट होके मतलब ग्लोबली या अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द प्रेमिसेस अगर वो ग्लोबल कंप्लाइंस कर रही है, अगर वो ग्लोबल बिजनेस को फॉलो कर रही है, अगर वो ग्लोबल वर्किंग कर रही है, तो दैट मींस इट्स टर्म्ड एज ग्लोबलाइज्ड। दैट मींस कि परसेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो परसेप्चुअली जो है हम किसी भी फर्म को उसको ग्लोबल कह सकते हैं जब वो वहां पे न सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस अपनी रख रही हो बल्कि फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ वो जो है अपनी ग्लोबल एक्टिविटीज भी वहां परफॉर्म कर रही हो। और किस तरीके से ग्लोबल एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म कर रही हो, उन तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लाई करते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ अगर हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेके चलें वो ये है कि हमारे पास जिस तरीके से लेज है, ठीक है, लेज चिप्स या पेप्सी के जो लेज हैं वो ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट है या वो ग्लोबलाइज्ड बिजनेस है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो ग्लोबलाइज्ड बिजनेस कैसे? वो ग्लोबलाइज्ड बिजनेस इस तरीके से है कि पाकिस्तान में जब वो क्रिएट कर रहा होता है लेस को, तो वो पाकिस्तान में ये तमाम की तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वो लेस के ऊपर कैटेगोरिकली जो है वो मेंशन करता है कि जी इट्स हलाल।
वो कैटेगोरिकली मेंशन करता है कि जी बिजनेस व्हाटएवर वी आर डूइंग या प्रोडक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग इज हलाल। लेकिन अगर यही लेस चिप्स अगर आप अमेरिका या यही लेस चिप अगर आप यूरोप या किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में फॉर दैट मैटर खाते हैं तो उसके अंदर हलाल का वर्ड मेंशन होना लाजमी नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि हम बहुत सारी फॉरबिडन चीजें नहीं खाते, इसलिए हमारे लॉ के मुताबिक, हमारे प्रिंसिपल के मुताबिक इट नीड्स टू हैव हलाल नहीं। लेकिन चूंकि बाकी अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द प्रेमिसेस या अक्रॉस द काउंटर वो ग्लोब वो का जो आपका हलाल का कॉन्सेप्ट है वो मैंडेटरी नहीं रहता, तो इसलिए वो चीज आपके वहां पे हलाल मेंशन नहीं होती। तो सिंपली इसको बताने का मकसद ये है कि वो ग्लोबल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल बिजनेसेस परफॉर्म करें। और जब आपके पास ग्लोबल बिजनेसेस इस तरीके से परफॉर्म हो रहे होते हैं तो परसेप्चुअली वी एंटिसिपेटेड या वी कॉल इट एज अ ग्लोबल business या globalized business. Globalization as the way in which the firm has internationalized business. अब ये second point के ऊपर हम आ गए जो हमने second चीज की perception के अलावा refers to spreading out internationally. अच्छा, second चीज जो हमें internationalized की बात जो हम कर रहे थे उसके लिहाज से या उसको जब हम रेफर करें तो ग्लोबलाइजेशन में उसका मतलब ये होता है कि बिजनेस इंटरनेशनली कितने हद तक ये कितनी प्रेमिसेस में या कितने कॉन्सेप्ट कंट्रीज में या कितने ऑफशोर में जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। According to perspective, the width of firm international involvement is important in determining whether the firm is globalized or not. Means जब हम सेकंड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंटरनेशनलाइजेशन में हमें अगर किसी फर्म को ग्लोबलाइज्ड कहना है तो हम ये कहेंगे कि जी वो कितना ज्यादा इंटरनेशनली एक्सपेंडेड है, कितने ज्यादा एरिया में या कितने एरिया के अंदर जो है वो अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, कितने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है। अगर वो बहुत सारे कंट्रीज में परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको ग्लोबल कह सकते हैं। बट येट अगेन मैं चाहे परसेप्शन की बात करूं या चाहे मैं इंटरनेशनलाइजेशन की बात करूं, दोनों सूरतों में एक बात तो कंफर्म है या एक चीज तो लॉजिकल है, एक चीज तो अफर्म्ड है कि जी योर बिजनेस needs to be operative within that country. Means आपकी सिर्फ वहां पे फिजिकल एग्जिस्टेंस होना, एग्जिस्ट करना मैटर नहीं करता, बल्कि एग्जिस्ट करने के साथ साथ आपको वहां पे काम करना भी जरूरी है। The depth of such involvement is also important because globalized firms usually operate in foreign markets through FDIs, which represent the greatest, deepest involvement in the foreign market. Again, ये बात वही हम ऊपर वाले के लिहाज से बात करें जो हमने सेल्स के लिहाज से एक बात की थी और एक हमने एफडीआई के लिहाज से बात की थी। तो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट या ग्लोबलाइजेशन का एक पर्सपेक्टिव उन्होंने ये भी दिया है कि जी अगर आपकी सिग्निफिकेंट एफडीआई या सिग्निफिकेंट आपकी एफडीआई की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है तो भी आप उसको ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ले सकते हैं। Internationalization should, however, be seen as only the initial stage of globalization. Yes, यहाँ पे हमें जो है वो दोनों पर्सपेक्टिव को क्लियर किया गया है कि जी इंटरनेशनलाइजेशन जो आपके पास है वो आपका प्राइमरी स्टेज या इनिशियल स्टेज है ग्लोबलाइजेशन में। दैट मीन्स पहले आपको ज्यादा से ज्यादा जगहों के ऊपर अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद चाहिए, उसके बाद आप परसेप्शन के लिहाज से जो है वो काम करते हो so that you may be able, so that you may be call yourself, so that you may be advocate yourself as globalized. For the foregoing, globalization is not neither a consultant FAD nor fund management buzzword. It is a competitive imperative in an industry, increasing number of industries. Yes. इसके बाद हमारे पास मजीद फर्दर आगे जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसी कंसल्टेंट की बात नहीं होती है। दैट मीन इसमें कंसल्टेंसी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ कंसल्टेंसी देते चले जाओ, बिजनेस को एक्सपेंड करते जाए, या आप फर्म्स की ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को लेते चले जाए और उसको अडॉप्ट करते जाए, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, मीन्स आपकी ओनरशिप बढ़नी चाहिए। कोई भी कंपनी ग्लोबली एक्सेप्टेड या ग्लोबलाइज उस वक्त तक कहलाएगी या उस वक्त कहलाएगी जब उसकी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जाएंगी, जब उसके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ मैनेजमेंट बढ़ाना काफी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट बढ़ना काफी नहीं है, बल्कि उसके नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बल्कि बाकी चीजों को भी बढ़ना जरूरी है। The concept is led to the point out what global industries are, what global companies are, what it means by global integration and coordination. मीन्स आप चाहे इंटरनेशनलाइजेशन की बात करो, चाहे आप बात करें अल्लाह भला करे आप अपने परसेप्शन की बात करें, दोनों के अंदर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ग्लोबल इंडस्ट्रीज क्या हैं,
ग्लोबल कंपनीज क्या हैं और ग्लोबल इंटीग्रेशन या ग्लोबल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है. Like what do you mean by global industry, what do you mean by global company, what do you mean by global coordination, what do you mean by global integration. इन सारी ये सारी चीजों को चाहे आप परसेप्शन वाइज में लाए, चाहे आप इंटरनेशनलाइजेशन वाइज में लाए, इट लीड्स यू टू द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री या इट लीड्स टू योर कोऑर्डिनेशन, इट लीड्स टू योर वर्किंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट कर रही होती है. ठीक है. इसके बाद मजीद फर्दर आगे हम जाते हैं, हम ग्लोबल हिस्ट्री के जो है ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री को भी स्टडी कर लेते हैं या उसकी हिस्ट्री के लिहाज से भी चीजों को देख लेते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली मींस के हिस्ट्री के अंदर या हिस्टोरिकली जो है वो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है या हाउ इट हैज दिस कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बना. कॉन्सेप्ट हैज और ओनली रिसेंटली दैट मींस 20th सेंचुरी में 1900s के अंदर हैज बीन पॉपुलराइज्ड थ्रू द स्प्रेड ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस. जो हमने शुरू में बात की थी कि एमएनसीज और एमएनसीज के लफ्जों को हमें जो है वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. तो पहली चीज जो हमें डिफाइन की गई वो ये डिफाइन की गई कि जी जब से 20th सेंचुरी के अंदर एमएनईज दैट मींस मल्टीनेशनल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट आया है, तब से ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हमारे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने ज्यादा जोर पकड़ा है. इट रूट्स हाउएवर डेट बैक इन 16th सेंचुरी, दैट मींस कि 1500 के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट रूट अप हो चुका था. व्हेन यूरोपियन नेशन स्ट्रगल्ड टू एस्टैब्लिश एम्पायर्स वर्ल्ड वाइड, जब यूरोपियन नेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आपकी कॉलोनियल रूल या कॉलोनीज जो है वो डेवलप कर रही थी, तो ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट वहां से हो चुका था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो उसकी रिफाइनमेंट है या उसकी क्लीनलीनेस है या उसको क्लियरली डिफाइन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब उसके लिहाज से हम बात करते हैं तो इट एक्चुअली ऑफ इन 20th सेंचुरी बट 16th सेंचुरी से जो कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हो चुका था. डच और ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो आपकी अर्लीस्ट एमएनईसी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस थे. यही वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट की वजह से, जिस कॉन्सेप्ट को लेके पीपल गेट वेरी मच कंसर्न जब आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी भी कंट्री के अंदर जब डेवलप होती है, कि जो आपका कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली ओरिजिनेट इसी एमएनई के कॉन्सेप्ट हुआ था, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट से ही हुआ था. लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो है आपके यूरोपियन फर्म्स जो उन्होंने ग्लोबलाइज किया किस तरीके से, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने के लिए. और जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पे लगाई गई, उन यूनिट्स को लगाने की बेसिक वजह ये होती थी कि वहां का रॉ मटेरियल सस्ता होता था, वहां के रॉ मटेरियल को लेबर को एक्सट्रैक्ट करने के एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है वो लगाई जाती थी. और उसके लगाने के बाद दे एक्चुअली स्टार्टेड रूलिंग दोज लैंड. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स वो हैं जो कि कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, जो कि आज भी आपकी इंडस्ट्रीज या आपके जो कंट्रीज है वो कंसर्न शो करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एमएनसीज एंड एमएनईज. और इसी वजह से आपके ग्लोबली जो है वो उसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था, बट चूंकि 20th सेंचुरी में से एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है तो इसलिए वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट मच. हम इसको यहीं पे रखेंगे. मैं अभी आपके इस सेशन की जो है वो अटेंडेंस मार्क करूंगा, फिर इसके बाद हम लास्ट सेशन स्टार्ट करेंगे और लास्ट सेशन स्टार्ट करके चीजों को कंक्लूड करेंगे. तो अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूं और ये सेशन क्लोज कर दूंगा. और नेक्स्ट सेशन में आपको जो है वो दोबारा से वापस रिस्टोर होना पड़ेगा, दोबारा से वापस ज्वाइन बैक करना पड़ेगा. तो अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई मुझे बता देना. मैं नाम लेता जा रहा हूँ: अब्दुल हमीद, अब्दुल वलीद, अलमास, अंसा नसीम, ओके जी. अंसा नजीर के बाद है आसिया, आसिया के बाद बीबी निदा, बीबी निदा के बाद है इकरा ताहिर, इकरा ताहिर के बाद है काशिफ, काशिफ के बाद है खुर्रम, खुर्रम के बाद है कोमल, कोमल के बाद है मावश, मावश के बाद है मिनाल, मिनाल के बाद है निदा, निदा के बाद है पलवशा,
अलवशा के बाद है माहीन, माहीन के बाद है निदा, निदा हो चुकी है। ओके, अच्छा, इसके बाद है प्रीदेव, प्रीदेव के बाद है रुबाब, रुबाब के बाद है खुलूद, खुलूद के बाद है मुस्कान, और मुस्कान के बाद है अक्सा वहाब, और अक्सा वहाब के बाद है जब्बार। ओके जी, किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई है? रह गई है तो मुझे बता दो, मैं नाम बता रहा हूँ सबके, अगर किसी रह गई है तो मुझे बताएं। अब्दुल वलीद, अब्दुल हमीद, अलमास, अंसा, आसिया, बीबी निदा, इकरा, काशिफ, खुर्रम, कोमल, मावश, मिनाल, निदा, पलवशा, माहीन, प्रदेव, रुबाब, खुलूद, मुस्कान, अक्सा, जबार। जी, किसकी सर रहेगी? मेरी सर जियाउर रहमान। जी, जियाउर रहमान। जिया रहमान। ओके जिया, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। माहीन आपकी हो गई है। सोबिया, अच्छा ओके ठीक है, सोबिया आपकी भी अटेंडेंस, सेकंड सेशन की भी आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। नहीं अक्सा बेटा, आप मेरे पास सिर्फ एक सेशन में आए हो, दूसरे सेशन में आप मेरे पास आए नहीं हो। अच्छा चलो खैर, बाहर मैंने आपकी दूसरी अटेंडेंस लगा दी है। ओके ठीक है, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दिया आपकी। चलिए जी, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, बस नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे।